हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, रेलवे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी का जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है दोस्तों, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रीजनिंग का आज के जो है वो एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और अल्टरनेट क्रम से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन होंगे वैकेंसी से रिगार्डिंग, इसके अलावा क्लास से रिगार्डिंग, तो वो आपको ऑन टाइम मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों, हम आज का जो सेशन है रेलवे सीबीटी 2 और एनटीपीसी जो हमारा सीबीटी 2 है और जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निम्न में से किस समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यानी कि स्थानांतरित होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्थानांतरित। ठीक है ना, स्थानांतरित जिसको हम कह सकते हैं, मतलब कोई भी दो चिन्ह है वो आपको रिप्लेस करने होंगे, और जो रिप्लेस करेंगे उससे कौन सी इक्वेशन आपके बिल्कुल सटीक बैठेगी दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है 14, बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है 14 आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो 23 है, तो इसका मतलब हमें 40, और यहाँ पे देखो 2 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें एक चिन्ह यहाँ पे ऐसा यूज करना होगा जो इस 14 को यहाँ से रिमूव कर सके। ठीक है ना, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे इंटू किया तो ये 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 28 बन जाएगा। अब ये 28 है वो इससे बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी सजेस्टेड करते हैं कि अगर माइनस को मैं बना दूं भाग, ठीक है ना, अगर मैं माइनस को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं दोस्तों किससे, डिवाइडेशन से, तो हमारा काम कुछ हद तक यहाँ पे आसान हो सकता है। ठीक है ना, ये हल्की फुल्की अप्रोचेज है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन हम थोड़ा सटीक और थोड़ा जल्दी कर सके। अब देखिए, माइनस को यहाँ पे लिया गया है प्लस, और यहाँ पे माइनस को लिया गया है इनटू। हमें करना है, मतलब यहाँ पे अगर मैं भाग यहाँ पे ले सकता हूँ, तो देखो प्लस यहाँ पे है भाग और माइनस यहाँ पे भाग है। अगर हम यहाँ पे चौथा ऑप्शन पिक करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन पिक करते हैं और उस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये है हमारे पास 14 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को रिप्लेस करूंगा किससे, में डिवाइडेशन से। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में देखो इनटू को हमने चेंज नहीं किया है, ये बन जाएगा आपके 3। उसके बाद में डिवाइडेशन, डिवाइडेशन को हम किस में रिप्लेस करेंगे, माइनस के अंदर। ठीक है ना, और ये कितना बन जाएगा 1, और उसके बाद में प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा 3। हम देखते हैं कि क्या ये किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। देखो हमने दो चिन्ह यहाँ पे चेंज किए हैं। पहला चिन्ह हमने यहाँ पे जो माइनस का सिंबल था, इसको हमने चेंज किया है किसमें, डिवाइडेशन के अंदर। और दूसरा चिन्ह जो यहाँ पे डिवाइडेशन का था, उसको हमने चेंज कर दिया है किसमें, माइनस के अंदर। यानी कि ये दो चिन्ह हमने चेंज किए हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास का लॉ फॉलो करेंगे। ठीक है ना, बोर्ड मास लॉ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखो 14 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 7 बन जाएगा। कितना, 7 बन जाएगा। 7 इंटू यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बराबर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना बनने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितना बनेगा 21। कितना बन जाएगा 21, माइनस का 3 और फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना लगाएंगे, 3 लगा देंगे। क्लियर यहाँ तक बात। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 21 है वो पॉजिटिव है और जो 3 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव टोटल हम जोड़ देंगे। 21 और 3 कितना बन जाएगा दोस्तों, 24 बन जाएगा। और 24 में से जब हम एक कम करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा दोस्तों, 23 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो 23 हमने कैलकुलेट किया है, क्या ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम यहाँ पे मैच कर रहे होंगे, तो देखो ये 23 है और इसको कैलकुलेट करने पर भी हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 23 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास चौथा ऑप्शन था, ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, जो चौथा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैक्सिमम केस आपको इस प्रकार से मिलेंगे जहां पे आपको
चारों ऑप्शन है वो चेक करने होंगे, क्योंकि कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें चारों की चारों ऑप्शन क्या करने होते हैं दोस्तों, मैच करने होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उन पे आप हल्का फुल्का आइडिया लगा करके भी इन क्वेश्चनों को आसानी के साथ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि नीले को लाल कहा जाए, नीले को यदि लाल कहा जाए, लाल को नारंगी कहा जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस किस चीज को क्या क्या बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पे नीला है, जो ब्लू है, इसको कोडबद्ध किया गया है किससे दोस्तों, लाल से कोडबद्ध किया गया है, रेड से कोडबद्ध किया गया है। ठीक है, एंड सो ऑन, जो यहाँ पे लाल था, इस लाल को दोस्तों क्या कोड किया गया है, नारंगी से कोड किया गया है। ठीक है ना, नारंगी से कोडबद्ध किया गया है। और जो नारंगी कलर था इसको दोस्तों कोड किया बद्ध किया गया है कौन से कलर से, हरे कलर से। ठीक है ना, और लास्ट में हरे को क्या कहा गया है दोस्तों, हरा कलर है, इसको कहा गया है पीला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोडबद्ध किया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो आपने कोड बनाए हैं, अब आप मुझे बताओ कि जो रक्त का रंग होता है, यानी कि जो ब्लड कलर होता है, ठीक है ना, जो ब्लड का जो कलर होता है दोस्तों, वो कलर क्या होता है, तो ब्लड का जो कलर होता है वो जनरली हम क्या लेते हैं दोस्तों, रेड कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, वो रेड को क्या कोडबद्ध किया गया है दोस्तों, तो रेड को क्या कोडबद्ध किया गया है, नारंगी। क्या कोडबद्ध किया गया है, नारंगी। इट मींस हम इसको रेड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे नारंगी बोलेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नारंगी। ठीक है ना, हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या बनेगा, नारंगी होगा, क्योंकि ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, तो जो लाल है उसको क्या बोला गया है, नारंगी बोला गया है। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, नारंगी बन जाएगा। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में एक कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कोडबद्ध हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको क्या किया गया है, यहाँ पे कोडबद्ध किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपको कहा गया है। पहला है आपके पास एपीवी। ठीक है ना, पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, एपीवी। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ दोस्तों, ये है ए, ये है पी और ये है वी। इसको क्या कोडबद्ध किया गया है दोस्तों, इसको कोडबद्ध किया गया है डीएसवाई से। इसको कोडबद्ध किया गया है दोस्तों डीएसवाई से। अब देखो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हो ना, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इनकी जो नंबरिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक की पोजीशन, एक कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे। पी कितने नंबर पे आता है, 16 पोजीशन पे। वी कितने नंबर पे आता है, 22 पे आता है। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं तो डी कौन सी पोजीशन पे आता है, 4 पे। एस कितनी पोजीशन पे, 19वीं पे। और वाई कौन सी पोजीशन पे आता है, 25वीं पोजीशन पे आता है। ठीक है, पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, लिखना नहीं है, दिमाग के अंदर ये चीजें चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक था, अगर मुझे एक से 4 पे जाना है तो कितना इंक्रीज करना होगा दोस्तों, +3 यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। सेम वे से अगर मुझे 16 से 19 पे जाना है तो मुझे कितना ऐड करना होगा दोस्तों, +3 ऐड करना होगा। ठीक है, एंड सेम वेज अगर मुझे 22 से जाना है 25 के ऊपर, तो भी हमें कितना ऐड करना होगा, +3 यहाँ पे ऐड करना होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास पहले वाले लेटर्स थे, उन लेटर्स में +3 का गैप है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, +3 का जो गैप है वो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। देखो, पहले की अगर मैं बात करूंगा, +3 बढ़ा, दूसरे में +3 बढ़ा, तीसरे में +3 बढ़ा। तो इस प्रकार से +3 का गैप हर एक नंबर के अंदर कंटिन्यू रन कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही काम करेंगे। क्वेश्चन है हमारा आर डब्ल्यू बी। ठीक है ना, RWB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे हम W और यहाँ पे हम लिखेंगे B। इसका कोड क्या होगा, सबसे पहले इनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए कि एट की पोजीशन होती है 18, W की पोजीशन 23 और B की पोजीशन कितनी होती है, 2। अब हम क्या करेंगे, सेम वे से आप यूज कीजिए। 18 में आप 3 जोड़िए, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। और 21 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, U। 21 नंबर पे क्या आता है, U। 23 में आप 3 जोड़िए, 23 और 3 कितने होते हैं, 26। ठीक है ना, 23 और 3 कितने होते हैं, 26। और 26 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है दोस्तों, Z। ठीक है ना, एंड सेम वे से 2 में आप 3 जोड़िए, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, A। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बनेगा UZE। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या बनेगा, UZE।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि हम प्रोसेस है वो किस प्रकार से फॉलो आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाय डायग्राम से है, यानी कि आपको 3 और 4 फिगर आपको दिए गए हैं, एक फिगर आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो उस फिगर का राइट आंसर क्या होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फिगर को सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब भी इस प्रकार के आपको 4 डायग्राम दिखाई दें और एक डायग्राम आपको मिसिंग मिले, तो उस कंडीशन में देखना कि कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। कुछ रूल इस प्रकार से फॉलो करते हैं, वो रूल्स क्या क्या है दोस्तों, रूल्स देखिएगा। अगर मैं पहले रूल की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला और दूसरा आपको चेक करना है। पहले और दूसरे में जो जो चेंजेस हो रहे होंगे वही चीजें दोस्तों दूसरे और तीसरे के अंदर भी आपको चेक करना है, ठीक है ना। और जो दूसरे और तीसरे में आपने चेक किया है वही चीज तीसरे और चौथे में भी आप चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहला रूल ये कहता है कि फर्स्ट डायग्राम को और सेकंड डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए। फिर सेकंड और थर्ड डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे, और फिर थर्ड और फोर्थ डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रक्रिया यहाँ पे इन 3 में चलेगी, इन 2 के अंदर चलेगी, वही प्रक्रिया इसके के अंदर भी आपको दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों के अंदर, सेकंड वेन डायग्राम में क्या कहता है कि 1 3, ठीक है ना, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा आपको चेक करना है, उसके बाद में आपको तीसरा और चौथा चेक करना होगा, ठीक है। पहला और दूसरा चेक करना होगा, उसके बाद में आपको डायरेक्ट तीसरा और चौथा चेक करना होगा, क्योंकि दोनों में सेम रूल्स फॉलो हो रहे होंगे, या कुछ ना कुछ जो भी चेंजेस हो रहा होगा वो इस प्रकार से चेंजेस होते रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्टली यहाँ पे 2 रूल काम में आते हैं, इसके अलावा एक रूल होता है, लेकिन वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास कम से कम 5 फिगर्स गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे फिगर आपके पास केवल 4 ही दिए गए हैं, तो देखो इनको सॉल्व आउट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है दोस्तों, कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है, मतलब एक एक जो हमारे को वेरिएबल्स दिए गए हैं, देखो 1 2 3 4, टोटल 4 वेरिएबल इसके अंदर दिए गए हैं, बस इन चारों की हमें पोजीशन को चेक करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं नोट करता हूं कि हमारे पास ये जो फिगर है, ठीक है ना, ये जो राउंड वाला फिगर है इसको चेक कीजिए। तो इसकी पोजीशन देखो, मैं सेकंड डायग्राम में चेक करूंगा तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पे बनी। अब यहाँ से देखिएगा इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंचा। अब दोस्तों हमें 100% पता है कि ये फिगर है वो यहाँ से कहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आने वाला है। क्लियर ये बात। तो देखिए पहला डायग्राम में क्या किया कि ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इस डायग्राम में इसने क्या किया है कि ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। तो अब 100% है कि ये जो भी बनेगा वो यहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब जो आपके पास गोल राउंड है वो यहाँ पे बनेगा। क्लियर है बात, गोल राउंड यहाँ पे बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये राउंड है वो यहाँ पे है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ इस पहले डायग्राम की, तो पहले डायग्राम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे देखो राउंड शेप नहीं है, यहाँ पे एक जो हमारे पास जो स्क्वायर की शेप बन रही है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। अब आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती है किनकी, सिर्फ 2 ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा इन 2 पॉसिबिलिटीज में कॉमन चेक कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये वेरिएबल्स और ये वेरिएबल्स दोनों की दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, दोनों की दोनों कॉमन है, मतलब इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखो बात करते हैं, यहाँ पे इस चीज पे गौर कीजिएगा, इस चीज पे गौर कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा जो एरो का चिन्ह है वो यहाँ पे नीचे है, एरो का चिन्ह है वो यहाँ पे ऊपर है, मतलब जस्ट 180 डिग्री ऊपर, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से पोजीशन चेक करता हूँ, तो यहाँ से पोजीशन चेक करूंगा दोस्तों, तो यहाँ से पोजीशन देखिएगा, अगर मैंने इन दोनों का कंपेयर किया तो यहाँ पे दोस्तों ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है ना, 45 डिग्रीज यहाँ पे क्लॉक वाइज, यानी कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चेक करूंगा तो फिर ये दोस्तों 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। तो सेम वे से दोस्तों, अब इसका फेस है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना, 45 क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसकी पोजीशन यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से, मतलब एरो का चिन्ह होगा वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो कि इन 2 डायग्राम में कौन से डायग्राम में शो हो रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखो प्रॉपर तरीके से विजिबल है कि ये जो एरो का चिन्ह है वो इस तरफ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनको आप ध्यान में रख करके इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी वेरिएबल्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे, इनकी पोजीशन आपको क्या करना था, चेकआउट करना था, किस किस प्रकार से वो मूव कर रही हैं, बस इस प्रकार से इनके आंसर कैलकुलेट करने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कहा गया है कि यदि आप किसी कतार में दोनों तरफ से 13वें स्थान पर हो, दोनों तरफ से कौन सी पोजीशन पे हो, 13वीं पोजीशन पे हो, 13वें स्थान पर हो, तो बताओ उस कतार में टोटल कितने लोग खड़े हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जब आपने रैंकिंग पढ़ी होगी तो उस समय आपने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते हैं, जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करने होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी पर्सन है, उसकी हम लेफ्ट से पोजीशन काउंट करते हैं प्लस उसकी राइट से पोजीशन काउंट करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो एक कैंडिडेट को हम दो बार, एक कैंडिडेट की पोजीशन को हम दो बार काउंट कर चुके होते हैं, तो हमें लास्ट में क्या करना होता है, -1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। -1 क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है वो दोनों तरफ से 13वीं पोजीशन पे है, मतलब लेफ्ट से इसकी पोजीशन 13वीं है, राइट से इसकी पोजीशन 13वीं है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और लास्ट में एक कम कर देंगे। तो 13 और 13 कितना बना दोस्तों, 26, और 26 में से एक कम करेंगे तो मतलब उस कतार के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 25। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 25, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ टोटल पर्सन निकालने हो, उस कंडीशन में व्यक्ति की टॉप से पोजीशन लीजिए या बॉटम से पोजीशन लीजिए, अदरवाइज उसकी लेफ्ट से या फिर राइट से पोजीशन लीजिए और दोनों का सम करके उसमें एक आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक सीरीज का है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गायब संख्या का पता लगाइए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे, जो ये ब्लैंक्स आपको दिया गया है, यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। हमारे पास सीरीज है -54, इसके बाद में 63, इसके बाद में -72, इसके बाद में हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड लास्ट का नंबर आपको दिया गया है 90। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, बस आपको उस चेंजेस का पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सीरीज हमें आसानी से देख रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका गैपिंग चेक करना है, ठीक है ना। अगर गैपिंग कहीं ना कहीं पे एक सीरीज बन रही है प्लस फॉर्मेट के अंदर, माइनस फॉर्मेट के अंदर, तो ठीक है। अगर उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, हमें चेक करना है मल्टीप्लेक्शन, फिर उसके बाद में डिवाइडेशन, फिर इसके बाद में प्राइम नंबर्स का गैप, ठीक है ना, स्क्वायर का गैप, क्यूब का गैप। तो इस प्रकार से हम नंबर चेक करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया है 9, ठीक है ना, नंबर लिया है मैंने कोई 9 और इस 9 को हमने गुणा कर दिया दोस्तों, 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना आएगा, -54। कितना आ जाएगा, -54 आ जाएगा। ठीक है, सेम वे से आगे हम बात करते हैं। तो हमने नंबर लिया था 9, ठीक है ना, इस 9 को दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 7 से, ठीक है ना। तो 9 को 7 से गुणा कर रहे होंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा होगा, 63 आ रहा होगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा यहाँ पे कि हमने पहले लिया -1, फिर उसके बाद में लिया प्लस, पहले लिया माइनस की 6, फिर लिया हमने प्लस का 7। अब हम क्या लेंगे दोस्तों, माइनस का कितना लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर था कितना, 9। अब इस 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस का 6 प्लस का 7। अब माइनस का क्या रखेंगे, हम 8 रखेंगे, और इन दोनों को जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 9 × 72 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे से अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता हमें नजर आ रहा है, और वो सीक्वेंस क्या बन रहा है दोस्तों, वो सीक्वेंस बन रहा है देखो -6 यानी कि -6, फिर उसके बाद में प्लस का 7, ठीक है ना, फिर उसके बाद में माइनस का 8। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, -6 प्लस 7, -8, इसका मतलब अब क्या होना है दोस्तों, प्लस का 9 होने वाला है। क्या होने वाला है, प्लस का 9 होने वाला है। तो ये सीरीज रन कर रही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, माइनस का 8 आ गया, मतलब यहाँ से हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 कितने होते हैं, 81 होते हैं, कितने, 81 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा करने से ये नंबर आता है। तो उस चीज पे भी देखिए कि यहाँ पे हमने लिया 9, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, देखो पॉजिटिव हमने 9 ले लिया, तो इसका मतलब अब हमें लेना पड़ेगा माइनस का 10।
ठीक है ना, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90। अब देखो हमारी ये सारी कंडीशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे फुलफिल हो पा रही है, ठीक है, एग्जैक्टली फुलफिल हो पा रही है। तो इसका मतलब पहले हमने नंबर लिया था -6, पहले हमने लिया था -6, फिर उसके बाद में लिया हमने 7, फिर इसके बाद में लिया -8, फिर इसके बाद में लिया 9, और फिर यहाँ पे ले लिया माइनस का 10। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो नंबर आने वाला है ना, वो नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 81। 81 को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 81 को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा +81। क्या हो जाएगा, +81। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो इस प्रकार से आपको इन कुछ चीजों को क्या करना है दोस्तों, चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस वेन डायग्राम में आपसे कहा गया है कि प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, मतलब आपको एक मिसिंग यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस मिसिंग फिगर का आपको क्या निकालना है, राइट आंसर कैलकुलेट करना है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दो पार्ट्स को चेक करता हूं तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब गौर कीजिएगा, हम बात करते हैं इस छोटे वाले के ऊपर। तो छोटे वाले के ऊपर गौर कीजिएगा कि इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। क्लियर यहाँ तक बात। तो यहाँ पे ये देखो ब्लैक है, और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये शायद आपको विजिबल कम होगा, ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको डार्क किया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ये कोना, यहाँ पे ये कोना और यहाँ पे ये कोना, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, ठीक है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस प्रकार से बना हुआ है, अगर ये इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों, तो अब आपके पास जो रिफ्लेक्शन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जस्ट ये फिगर इधर आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, मतलब ये आपके इस फिगर का आंसर बन जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दोस्तों आपको विजिबल हो रहा है, तो देखो मेरे को ऑप्शन नंबर ए कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ये एग्जैक्ट आकृति क्या कर रही है, इसको मैच कर रही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट आकृति मैच कर रही है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार के फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको इस प्रकार का मैचिंग करना होता है। अपोजिट मैचिंग कीजिए, इसके बाद में सीधा स्ट्रेट मैचिंग कीजिए, मतलब जिससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि मतलब जिनसे आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास सिलोक्स का क्वेश्चन। अब सिलोक्स में दोस्तों क्या करना है, आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आइडिया नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ से कि अगर सारे की सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे की सारे स्टेटमेंट यदि आपके पास पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनका नेगेटिव कैलकुलेशन कभी नहीं बनेगा। नेगेटिव जो कॉन्क्लूजन है दोस्तों वो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनका नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा, केवल एक ही कंडीशन में बनता है, और वो कंडीशन कौन सी होती है, आइदर और की कंडीशन होती है, ठीक है, आइदर और की कंडीशन होती है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, अगर इस प्रकार से हमारा कोई फिगर ड्रॉ आउट होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा कोई ड्रॉ आउट होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि अंदर से जब भी हम बाहर की तरफ जाएंगे, तो गौर कीजिएगा दोस्तों हमारे जो कंक्लूजन है, ठीक है, हमारे जो कंक्लूजन है दोस्तों, वो कंक्लूजन किस किस में हो सकते हैं, तो वो कंक्लूजन किस में भी हो सकता है, ऑल में भी हो सकता है और सम में भी हो सकता है, मतलब सभी में भी हो सकता है और कुछ में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, जब भी बाहर से हम अंदर की ओर आएंगे, तो हमारे पास जो कंक्लूजन बनेगा, ठीक है ना, जो हमारे पास कंक्लूजन बनेगा, वो कंक्लूजन हमेशा और हमेशा दोस्तों बनेगा किसके अंदर, केवल सम के अंदर ही बनेगा, कुछ के अंदर ही बनेगा। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। जब भी हम बाहर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, कंक्लूजन ऑल और सम यानी कि सभी और कुछ दोनों में हो सकता है, बट जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कंक्लूजन हमेशा किसमें होगा दोस्तों, कुछ के अंदर ही होगा। अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है ना, सभी बिल्लियां क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि यहाँ पे ये जो सभी बिल्लियां हैं, ये जो सभी बिल्लियां हैं दोस्तों,
ये सारी की सारी बिल्लियां हैं वो क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी बिल्ली हैं वो क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है, मतलब कोई भी घोड़ा है वो कुत्ता नहीं है। इसका मतलब है कि घोड़े और कुत्ते के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। कोई भी घोड़ा है वो कुत्ता नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं घोड़ा। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। कुत्ते और घोड़े के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब दोस्तों जो कुत्ते के अंदर है, मतलब जो बिल्लियां हैं और जो घोड़ा है उसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब बाहर वाली दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इट मींस अंदर वाली जो भी चीजें हैं उसका भी बाहर वाली से कोई लिंक नहीं होगा, कोई रिलेशन हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं। अगर मैं पहले कंक्लूजन की बात करता हूं तो पहला कंक्लूजन देखो आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। देखो इसके ऊपर काम करते हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, तो आपको डायग्राम से देखने से पता चल रहा है क्या कि कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कुत्ते और घोड़े के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इट मींस बिल्ली और घोड़े के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो आपका जो कंक्लूजन है वो दोस्तों 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है। कोई भी कुत्ता क्या है दोस्तों, वो घोड़ा नहीं है। देखो कोई भी कुत्ता है वो घोड़ा नहीं है, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट में हमें साफ तौर पे कहा गया है कि कुत्ते और घोड़े के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कोई भी कुत्ता है वो घोड़ा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो 100% क्या है दोस्तों, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज फॉलो। केवल दूसरा जो निष्कर्ष है वो इसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सिलोक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कई क्वेश्चन होते हैं जैसे हम बैंकिंग का एग्जाम लेते हैं तो वहां पे थोड़ा टिपिकल मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है एक डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है। अब क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे मूव कर रहा है, बस उन चीजों के ऊपर ध्यान देते चले। अमन और शैलेश दो आदमी हैं, एक ही शुरुआती बिंदु से साइकिल की सवारी कर रहे हैं, ठीक है। अमन 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अमन और शैलेश नाम के दो पर्सन हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, दोनों ध्यान दीजिएगा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर दोस्तों मान लूं मैं कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे कौन खड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन कौन खड़ा है, यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, एक तो खड़ा है अमन, एक तो खड़ा है अमन और एक खड़ा है शैलेश, ठीक है ना। एक खड़ा है शैलेश, यानी कि ये दो पर्सन है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर। अब देखो मूवमेंट कौन कर रहा है, सबसे पहले मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे कौन, अमन। अमन 6 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल से चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो दोस्तों अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के जो डायरेक्शंस होती हैं वो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अगर कोई आदमी यहाँ से शुरुआत कर रहा है और यहाँ से वो उत्तर की ओर चल रहा है 6 किलोमीटर, इट मींस वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो यहां से हम अमन को दोस्तों 6 किलोमीटर यहां से मूव करवाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर लगभग यहां से कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो अमन ने यहाँ पे कवर की है। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब अमन यहाँ पे पहुंच गया 6 किलोमीटर चलने के बाद में, आगे की लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अपना लेफ्ट घूमेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हमारा ये होगा, तो लेफ्ट की ओर मूवमेंट करेगा और कितने किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो 5 किलोमीटर, देखो ये 6 किलोमीटर था तो इसका मतलब 6 से थोड़ा हम कम यहाँ पे मूव करा देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो 5 किलोमीटर चल करके यहाँ पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस है कितनी, 5 किलोमीटर की, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखिए तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और आगे 3 किलोमीटर चलता है, मतलब राइट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब दाएं मुड़ता है। अब देखो अगर किसी व्यक्ति का फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला। और ऊपर वाला जब चलेगा तो ऊपर चलेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा, वो 3 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से हम इसको 3 किलोमीटर मूव करवाते हैं, ठीक है। ऊपर चलेंगे तो ये देखो 5 किलोमीटर है, मतलब 5 किलोमीटर से थोड़ा कम हम यहाँ पे मूव करा देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितने किलोमीटर की हो गई, 3 किलोमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस इसने कवर कर ली और ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज पे देखिए क्या दिया हुआ है।
सेलेस अब चलना शुरू करता है। सेलेस 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। सेलेस है वो अब चलना शुरू करता है। कब? जब वो वहां पे पहुंच चुका है तब सेलेस 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। अच्छा मुझे बताओ, सेलेस तो अभी यहाँ पे है, सेलेस अभी यहाँ पे है, यहाँ से वो चलता है कितना किलोमीटर दोस्तों? 8 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब बारी किसकी आती है? सेलेस की। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो मुझे बताओ 5 किलोमीटर तो ये है, 5 किलोमीटर ये है, अगर इसको मैं 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चला दूं, ठीक है, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चला दूं तो मैं मान लेता हूं कि वो कैंडिडेट है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे पहुंच गया होगा। ठीक है, 5 और 3 टोटल कितने हो गए? 8, यानी कि 8 किलोमीटर के बाद में जो सेलेस है वो यहाँ पे पहुंच गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, 5 किलोमीटर के बाद में, सॉरी 8 किलोमीटर के बाद में जो सेलेस है वो कुछ यहाँ पे पहुंच गया होगा, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए, फिर दाएं मुड़ता है और आगे 9 किलोमीटर चलता है, मतलब अपने दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो देखो, अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट ये हो जाएगा, 9 किलोमीटर चलेगा, मतलब 6 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, टोटल कितना पहुंच जाएगा? 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर के बाद में वो पहुंच जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, 9 किलोमीटर के बाद में वो पहुंच जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 9 किलोमीटर के बाद में इसकी पोजीशन हो गई। क्लियर यहाँ तक बात? अब क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो चीज देखिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि 9 किलोमीटर चलने के बाद में वह अपने बाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब बाएं मुड़ेगा इस दिशा में और 5 किलोमीटर चलेगा, तो मैं मान लेता हूं कि 5 किलोमीटर वो कुछ यहाँ पे चल के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है ना, आफ्टर 5 किलोमीटर उसकी प्रेजेंट पोजीशन है वो कितनी है? यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पहुंचा दोस्तों? यहाँ पे कौन पहुंचा? सेलेस। यहाँ पे कौन पहुंचा? सेलेस पहुंच गया। ठीक है ना, सेलेस यहाँ पे पहुंच गया। और अमन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है ना, अमन की पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेलेस अमन के वर्तमान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। मतलब अमन के वर्तमान पॉइंट से, अमन का जो वर्तमान पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ पे है, और सेलेस का जो प्रेजेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है। मतलब ये कितनी दूरी के ऊपर है? कितनी दूरी के ऊपर है? तो देखो, अगर मैं बात करता हूं तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम आसानी से इसको और इसको जोड़ करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, ये टोटल 5 किलोमीटर है और ये, सॉरी, ये टोटल 8 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। 8 में से मैं 5 कम कर दूंगा तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी वो 3 किलोमीटर आएगी कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगी वो 3 किलोमीटर आएगी कि नहीं, क्योंकि ये 5 है ये 8 है, 8 में से 5 घटा देंगे तो ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 किलोमीटर हो जाएगी। 5 और 3 कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। और ये 8 किलोमीटर है वो इससे कौन सी डायरेक्शन में है दोस्तों? वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो और 8 किलोमीटर, और कौन सी डायरेक्शन दोस्तों? पश्चिम दिशा। यानी कि जो सेलेस है वो अमन से कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। कितनी दूरी पर? 8 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते जाना है। मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन को आप जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे की वैसे मूवमेंट देते चले। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से है कि निम्नलिखित आकृति में अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्ग है। ठीक है, अब वर्ग आपको कौन सा दिख रहा है? ये, इसका मतलब ये है वो कौन है? अमेरिकन है। ठीक है ना, अमेरिकन है, अमेरिकन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अमेरिकन है। त्रिकोण है वो खगोलविद। ठीक है ना, ये जो त्रिकोण है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? खगोलविद का। ठीक है ना, जो भी खगोल मतलब अध्ययन करते हैं उनके ये जो है वो पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद में व्रत है वो चिकित्सकों को, यानी कि ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट करता है किनको? चिकित्सक, जो इलाज करते हैं। ठीक है ना, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके बाद में कहा गया है कि आयत पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आयत है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको, किनको दोस्तों? आयत रिप्रेजेंट कर रहा है किनको? पुरुषों को। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे कौन? पुरुष। ये पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अक्षरों का कौन सा सेट है वो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कौन है? चिकित्सक है। मतलब ऐसे पुरुष जो चिकित्सक है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये चिकित्सक है और ये हमारे पास पुरुष है, मतलब आयत और जो सर्किल है इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर आपको शो हो रहा है, कौन सा? जी। लेकिन जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसके साथ में देखो यहाँ पे एक सर्किल के अंदर और आ रहा है, कौन? ई। कौन आ रहा है? ई आ रहा है। ये भी तो चिकित्सक ही है और ये भी पुरुष है, तो इसका मतलब जी और ई इस क्वेश्चन के क्या बन जाएंगे? राइट आंसर बन जाएंगे। ठीक है, जी और ई इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल और केवल चिकित्सक हैं, ठीक है ना,
ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल और केवल चिकित्सक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर होता वो क्या होता दोस्तों, जी होता। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो चिकित्सक है, तो इसका मतलब जी और ए यहाँ पे दोनों हैं, वो किसके अंदर, एक जो अपने पास रेक्टेंगल है इसके अंदर भी आ रहा है और एक सर्किल के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक सीरीज दी गई है कि 343 अनुपात 49 समानुपात 7:9 रेशियो कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सिमिलरिटी है दोस्तों, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 343, फिर रेशियो यहाँ पे दिया गया है 49, फिर यहाँ पे समानुपात 7:9 और इसके बाद में हमें एक नंबर यहाँ पे मिसिंग पूछा गया है। ठीक है ना, अब गौर कीजिएगा, अगर मैं 343 की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये बताओ 7 का क्यूब बन रहा है कि नहीं। 7 का क्यूब बन रहा है, मतलब 7 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 343 आएगा। और यहाँ पे अगर 49 की मैं बात करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पे 7 का स्क्वायर बना रहा है। ठीक है ना, यह कहीं पे क्या बना रहा है, 7 का स्क्वायर बना रहा है। तो गौर कीजिएगा, एक बार आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यूब मिल रहा है। ठीक है, और सेम नंबर का आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो सेम प्रक्रिया हम यहाँ पे भी दोहराने की कोशिश करेंगे कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता। 7 to 9, बताओ ये 9 का क्यूब है कि नहीं, 9 का क्यूब है। अच्छा, हमने क्यूब यहाँ पे निकाल लिया, क्यूब यहाँ पे निकाल लिया, तो अब 100% हमें पता है कि जो ये सेम नंबर है इसका क्या आने वाला है, यहाँ पे स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, स्क्वायर आने वाला है। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 81। कितना होता है, 81। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 81। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से एक नंबर है, इनको आपको कोड किया गया है और आपसे पूछा गया है कि 4 संभावित व्यवस्थाएं दी गई है। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन करें ताकि अक्षर एक सार्थक शब्द, मतलब आपको यहाँ पे उन लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन जाए। तो दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए देखो, मुझे ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, तो पहला ऑप्शन गौर कीजिएगा, अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो पहले ऑप्शन से देखो क्या मीनिंग बनती है, 32164। 3 नंबर पे क्या आता है, एम। 3 नंबर पे एम आता है, 2 नंबर पे क्या आता है, ए। ठीक है, उसके बाद में 1 नंबर पे क्या आता है, पी। और उसके बाद में 6 नंबर पे क्या आता है, एच। और उसके बाद में 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, आई आता है। और उसके बाद में 4 नंबर पे क्या आता है, एस। क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है, क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है? तो दोस्तों ऐसी कोई मीनिंग अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं, सेकंड को हम चेक करते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है 62। 6 नंबर पे क्या है, एच। 6 नंबर पे क्या है, एच। एच के बाद में 2, 2 का मतलब ए। ठीक है, उसके बाद में 3, 3 का मतलब एम। उसके बाद में 4, 4 का मतलब एस। ठीक है, उसके बाद में 5, 5 का मतलब आई। और उसके बाद में 6, 6 का मतलब एच। तो क्या यहाँ से ये कोई मीनिंग है? तो दोस्तों जब भी आप डिक्शनरी का स्टडी करेंगे तो ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो फिर हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे उठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 से देखो क्या बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा 3 5, 3 नंबर पे क्या बन रहा है दोस्तों, एम। 3 नंबर पे क्या बन रहा है, एम। एम के बाद में 5, 5 नंबर पे आई। ठीक है, 4 नंबर पे एस। और यहाँ पे 6 नंबर पे क्या बनेगा, एच। ठीक है, और 2 नंबर पे क्या बनेगा, ए। और लास्ट में 1 नंबर पे क्या बनेगा, पी, यानी कि मिशअप। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मिशअप है ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है दुर्घटना। मिशअप का मतलब होता है दुर्घटना। तो यहाँ पे आपका जो वोकेबलरी जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मिशअप का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। मिसअप का मतलब क्या होता है, दुर्घटना, इंसिडेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो वोकेब पार्ट है, ठीक है, जो आपका वोकेब है दोस्तों, वो वोकेब पार्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब आप इन क्वेश्चनों को इजी वे के अंदर कर सकते हो। तो ये कंडीशन आप थोड़ा ध्यान में रखना। इंग्लिश की जो अल्फाबेटिकल जो वोकेब है वो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। क्या कहता है क्वेश्चन कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज, किसी भाषा में फैथ को लिखा जाता है IDLW के, तो उसी कोड भाषा में ग्लोब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, ग्लोब को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया गया है फेथ, FAITH। ठीक है,
फेथ, इसको कोडबद्ध किया गया है किससे? IDLWK से कोडबद्ध किया गया है। अब हम यहाँ पे रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो F की पोजीशन कौन सी है दोस्तों? 6, और I की पोजीशन कौन सी है? 9, मतलब 6 में हमने कितना ऐड किया? +3 ऐड किया, तब हमारे पास I आ गया। A की पोजीशन कितनी है? 1, और D की पोजीशन कौन सी है? 4, तो मतलब 1 से 4 पे जाने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा? +3, ठीक है ना। फिर देखो I की पोजीशन 9 और L की पोजीशन 12, तो 9 से हमें 12 पे जाना है, मतलब कितना ऐड करना होगा? +3। सेम वे से 20 की पोजीशन, T की पोजीशन 20 और यहाँ पे W की पोजीशन 23, तो 20 से 23 पे जाएंगे तो भी हमें कितना ऐड करना होगा? +3, एंड सो ऑन। H है, यहाँ पे K है, मतलब H से K पे जाएंगे तो भी हमें कितना ऐड करना होगा? +3 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है दोस्तों +3 का, ठीक है ना। +3 का एक सीक्वेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पे भी यही चीजें यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम यही चीजें यूज करेंगे। हमें दिया गया है ग्लोब, ठीक है, हमें दिया गया है ग्लोब, तो ध्यान दीजिएगा GLOBE। अब ग्लोब को हम क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा सेम बेस से। G कौन सी पोजीशन पे आता है? 7 नंबर पे। 7 में +3 ऐड करो, 7 और 3 कितना बन गया? 10। 10 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? J। L की पोजीशन कितनी है? 12। 12 में 3 जोड़ो दोस्तों, क्या बनेगा? 15। 15 नंबर पे क्या आता है? O। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको 1-2 लेटर से आपको सॉल्व आउट मिल जाएगा। JO, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काम करेंगे सिर्फ 2 ऑप्शन के ऊपर, तो थर्ड लेटर हमने निकाला और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो O की पोजीशन 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 नंबर पे क्या आता है? R। अब आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसके अंदर बन रहा है JOREH, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। हमें पूरा कैलकुलेशन करने की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि यहाँ पे 4 जो आपको संख्याएं दी गई है, इन 4 संख्याओं में 3 संख्याएं हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट है। अब आपको बताना है कि जो संख्या यहाँ पे ओड है, बस उसी चीज का आपको पता लगाना है। तो दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 144 की, तो इसको हम कह सकते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 343 की दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, ठीक है ना, 7 का क्यूब होता है। अगर मैं 512 की बात करता हूं तो ये किसका क्यूब हो जाएगा दोस्तों? 8 का क्यूब हो जाएगा। एंड 729 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां से तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखो ये भी क्यूब बना रहा है, ये भी क्यूब बना रहा है, ये भी क्यूब बना रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑड वन फाइंड आउट करना है, मतलब जो भी विषम है बस उस चीज का आपको क्या लगाना है? पता लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, वो की वो संख्या है, मतलब चार आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन 4 में से 3 है वो किसी न किसी प्रकार से रिलेट करते हैं, जबकि एक उनमें क्या है? डिफरेंट है। बस वो डिफरेंट ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया गया है नारंगी, फिर तरबूज, फिर सेब और केला। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जनरल नॉलेज की चीजें हैं यहाँ पे कि तरबूज होता है, उस तरबूज के अंदर भी क्या होते हैं दोस्तों? सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं। सेब होता है, सेब के अंदर भी सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ नारंगी, अगर नारंगी आपने खाई है तो उसके अंदर भी दोस्तों क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। केवल केला ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो बिना बीज के है, ठीक है ना, बिना बीज के है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गए कि आपको ऐसी 2 संख्याएं यहाँ पे अल्टरनेट चेंज करनी है ताकि ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अब दोस्तों इसमें भी वही पैटर्न हम यूज करेंगे कि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, कम से कम आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा आप करके देखिए, हर एक चीज को करके देखेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों अगर मैंने 15 को 2 से गुणा किया, तो 15 को 2 से गुणा किया तो ये बनेगा 30, ठीक है ना। अब वो 30 कटना चाहिए, क्योंकि 30 से कम वैल्यू आएगी तभी वो 10 के नियरेस्ट पहुंचेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब 30 है वो 4 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना होगा। 4 को मुझे चेंज करना होगा। अब मैं 4 को किस में चेंज कर सकता हूँ? या तो 15 से। अगर मैंने 15 से इसको चेंज किया तो ये बन जाएगा 2, ठीक है ना, ये बन जाएगा 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12।
और 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमें चेंज 4 को करना था, मतलब 6 से कोई लिंक नहीं है, 2 से कोई लिंक नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो वेरीफाइड करते हैं इस चीज को। अगर मैंने 15 को 2 से गुणा किया तो ये बनेगा 13। ठीक है, उसके बाद में डिवाइडेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने 4 को रिप्लेस किया है किससे, 6 से, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 6 इंटू, उसके बाद में देखो 6 को रिप्लेस किया है हमने किससे, 4 से, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 4 और ये हो जाएगा -10। क्या ये 10 के बराबर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 5। 5 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और 20 में से 10 घटा देंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 10। मतलब ये इस चीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स हैं वो थोड़े ध्यान में रखने होंगे ताकि चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से आप इवेल्युएट कर सको। अब ध्यान दीजिएगा, एक डाइस का क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में प्रकट घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जो भी बनाए जा सकते हैं उनको हम वन साइडेड करेंगे, और 3 में से 3 चीजें ऐसी मिलेंगी जिनसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ओपन डाइस की बात करते हैं, जब भी हम ओपन डाइस की बात करते हैं, मतलब खुले पासे की हम बात करते हैं, तो खुले पासे के अंदर ध्यान दीजिएगा, जो अपोजिट सरफेस होते हैं अल्टरनेट क्रम में, जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये दो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर ये शो हो जाएगा तो ये कभी भी शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं किसी डाइस की, तो डाइस में हमारे को 3 ही एलिमेंट्स शो होते हैं, 3 ही फेस दिखाई देती है, और वो 3 फेस जो दिखाई देते हैं वो कभी भी अपोजिट फेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों फेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगी। ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये दो एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर ये दिख गया तो ये नहीं दिखेगा, और अगर ये दिख गया तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, और सेम वे से ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब आप यहाँ पे फंडा लगा दीजिए, फंडा लगाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे को दिया गया है ये 2 लाइनें। अब मैंने कहा कि जब भी 2 लाइनें दिखेंगी इसका मतलब क्रॉस नहीं दिखेगा। ठीक है ना, 2 लाइनें दिखेंगी इसका मतलब क्रॉस नहीं दिखेगा। देखो क्रॉस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर देखो स्टार, स्टार दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंगल डॉट है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। देखो सिंगल डॉट यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है ना, ये जो इसने 4 डॉट लगा रखे हैं ये 4 डॉट है, इसके अपोजिट कभी भी ये जो हमने स्क्वायर बना रखा है ये आपको शो नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज है वो बनाई जा सकती है, ये चीज है वो बनाई जा सकती है। ठीक है ना, ये इसका क्या हो सकता है, डाइस हो सकता है। सेकंड के ऊपर बात करेंगे तो देखो मैंने कहा अगर ये डॉट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब स्टार नहीं दिखेगा। देखो स्टार कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो ये 4 डॉट है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये क्रॉस है, उस क्रॉस के अपोजिट कभी भी ये 2 लाइनें नहीं दिखेंगी। देखो यहाँ पे भी 2 लाइनें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमने कहा 2 लाइनें, 2 लाइनों के अपोजिट कभी भी ये क्रॉस दिखाई नहीं देगा। देखो क्रॉस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट कभी भी ये 4 डॉट नहीं दिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 डॉट है वो विजिबल नहीं है। फिर हमने कहा स्टार, स्टार के अपोजिट कभी भी ये जो डॉट है ये दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल यहाँ पे ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। केवल एकमात्र ऐसा डाइस है जो डाइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने कहा क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट ये जो 2 लाइनें हैं ये विजिबल नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो बराबर विजिबल हो रही है। इसका मतलब यही एकमात्र ऐसा डाइस है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। तो बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। तो आई होप दैट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 है और जो ग्रुप डी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो हमने आज आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है वो हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।